चलो नेक्स्ट हेडिंग डालें। एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका था, ग्राफिकल मेथड। दूसरा क्वेश्चन है आधारी हल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखें आधारी हल, हेडिंग डाल लो आधारी हल, या अपन कहें बेसिक सॉल्यूशन, या अपन कह सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, हेडिंग डालें आधारी हल और बेसिक सॉल्यूशन, एक ही बात है। तो आधारी हल कैसे फाइंड आउट करते हैं और बेसिक सॉल्यूशन लिखें आप। तो लिखें यदि किसी समीकरण निकाय में, डेफिनेशन लिख लो इसकी फिर समझाएंगे। यदि किसी समीकरण निकाय में, यदि किसी समीकरण निकाय में n चर तथा m समीकरणें हैं, तथा m समीकरणें हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ वेरिएबल है वो n वेरिएबल लिए मैंने, और m असमीकाएं नहीं होंगी बेटा, ध्यान रखना। यहाँ समीकरणें होंगी, मतलब साइन है वो इक्वल का रहेगा, यहाँ साइन है वो क्या रहेगा, इक्वल का रहेगा। अब वही बात है, या तो चर ज्यादा होंगे या समीकरणें ज्यादा होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि n है वो क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन m, कि चर जो है वो समीकरणों से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, लिखें आप लोग, चर है वो समीकरणों से क्या है, ज्यादा है। समीकरण ज्यादा है, चर कम है, तब तो आप मान वैसे ही निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो यहाँ से मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि n है वो m से ग्रेटर है, यानी जो अपने पास चर है वो हमारे समीकरणों से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास एक समीकरण निकाय है और इसमें n चर हैं और m हमारे पास क्या है, समीकरणें हैं। ठीक है, तो यहाँ से n ग्रेटर देन m लिख गया। अब क्या करना है, तो इसमें क्या करना है कि जो n माइनस m चर हैं इनको हमें शून्य के बराबर रखना है। तो n माइनस m चर जो होंगे उनको शून्य के बराबर रखोगे तो पीछे कितने चर बचेंगे, n में से m जो घटा देंगे जो बचेंगे उनको 0 के बराबर रखना है। तो हमारे पास m चर बचेंगे, उनको हमें, अब m चर हो गए और m समीकरण है, मान लो दो चर हैं दो समीकरण है, तो सोल्व कर सकते हो ना। लेकिन अगर मान लो मैं ये कह दूं, देखो समझो इस चीज को, मैं आपसे ये कहूँ कि x1 प्लस x2 बराबर मान लो 1 है, और मान लो दूसरी समीकरण मैंने दे दी 2x1 प्लस x2 बराबर मान लो कुछ 2 दे दिया। अब ये दो समीकरण नहीं है क्या, और इसमें चर कितने हैं, वो भी दो हैं, तो आप इनको सोल्व नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ नो तो पहले, अगर दो समीकरण हैं दो चर हैं, तो सर जितने समीकरण हो उतने ही चर हो, तब तो आप सोल्व कर सकते हो, उनके मान निकाल सकते हो, हाँ या ना। अगर मैं ये कह देता यहाँ पे कि x1 प्लस x2 प्लस x3, समझना, और बराबर 1 है, और यहाँ मान लो 2x1 प्लस x2 और मान लो कोई एक समीकरण दे देता 3x3 और बराबर मान लो 2 दिया हुआ है। अब इस समीकरण निकाय में दो समीकरणें हैं लेकिन वेरिएबल चर कितने हैं, 3 है। अब इन 3 का मान आप नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। अरे भाई इन दो समीकरणों से 3 वेरिएबल का मान नहीं निकाल सकते अपन किसी भी तरीके से। तो इसका मतलब सर ऐसा जब सिचुएशन आता है तो उस केस में क्या करते हैं कि जितने आपने पास चर हैं, तो कितने चर हैं, 3 चर हैं, और समीकरणें कितनी है, 2, तो 3 माइनस 2 करो, तो 3 माइनस 2 करेंगे 1, तो सर एक चर को शून्य के बराबर रख देंगे, और जब एक चर को शून्य के बराबर रख देंगे तो सर अपना कहानी सोल्व हो जाएगी कि दो ही तो अपने पास क्या बचेंगी, समीकरणें, और दो ही हमारे पास क्या बचेंगे, वेरिएबल बच जाएंगे। मान लो यहाँ पे एक चर और होता और दो ही समीकरणें होती, तो सर वहां पे फिर दो चरों को शून्य के बराबर रखते। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सर यहाँ पे हमारे पास यदि किसी समीकरण निकाय में n चर हैं और उसमें m समीकरणें हैं, तो इसका मतलब n, और मैं मान के चल रहा हूँ n ग्रेटर देन m है, तो भैया इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो सर n माइनस m चरों को अपन शून्य के बराबर रखेंगे, वरना तो आप सोल्व ही नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो
तो यहां से अब क्या करेंगे बताओ, ये लिख लिया होगा सबने, और ये अगर आप अपने समझने के लिए साइड में लिखें तो लिख लेना। तो लिखें इसमें, यदि किसी समीकरण निकाय में n चर तथा m समीकरणें हैं तब n माइनस m चरों को शून्य के बराबर रख कर, लिखें, तब n माइनस m चरों को शून्य के बराबर अब एक बात बताओ, जब आपने n माइनस एम चर अगर शून्य के बराबर रख दिए तो अब आपके पास क्या बचा, m ही तो चर बच गए और m ही समीकरण बच गई, तो उनको तो आप सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो ये इस तरीके से जो हल निकालते हैं उसको आधारी हल कहते हैं। इस टाइप से जो हल निकाला जाता है उसको क्या कहा जाता है, आधारी हल कहा जाता है। भैया अब जो x1 x2 xm आएंगे उनके तो मान आ जाएंगे, और जो आगे वाले हैं उनको आप 0 0 0 रख दोगे तो वो एक पूरा हल हो गया। उस हल को कहा जाता है आधारी हल। क्या कहा जाता है, आधारी हल कहा जाता है। दोबारा बोलो, समझ में आया क्या? क्या करेंगे कि सर हमारे पास मान लो n चर हैं, m समीकरणें हैं, तो अगर अब समस्या कब आती है, जब सर चर ज्यादा हो समीकरणें कम हो, तो चरों का मान निकालना आसान काम नहीं है। तो उस टाइम क्या करेंगे, सर n माइनस m चरों को शून्य के बराबर रख देते हैं, और उनको बराबर 0 के रखने पर अब पीछे अपने पास m चर बच जाएंगे और m समीकरणें बच जाएंगी, तो वहां से सर उनके मान निकाल लेंगे और बाकी 0 है। तो ये जो हल मिलेगा इसको कहते हैं आधारी हल। और ध्यान रखना, ये जो आप चर शून्य के बराबर रखते हो इन्हें बोलते हैं अनाधारी चर, और जो अपने पास बचे हुए m चर हैं उनको बोलते हैं आधारी चर। क्या बोलते हैं, जो शून्य के बराबर रखते हैं उनको क्या बोला जाता है, अनाधारी चर। और सर जो अपने पास जिनके आप मान निकालते हैं x1 x2 xm चरों के, उनको बोला जाता है आधारी चर, यानी बेसिक वेरिएबल। और वो हो जाएंगे नॉन बेसिक वेरिएबल। क्या हो जाएंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल। और ये क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो 3 वर्ड समझ में आए क्या, क्या क्या बोलो सर, बेसिक सॉल्यूशन यानी आधारी हल, एक होता है आधारी चर और एक होता है अनाधारी चर, यानी बेसिक सॉल्यूशन और बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल। तो अब मैं आपसे कहूं नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से होंगे, तो आप कहोगे सर जिनको आप 0 के बराबर रखते हो। और बेसिक वेरिएबल कौन से होंगे, सर जिनका आप मान निकालते हो, जिनका आप मान निकालते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इन दोनों को मिलाने से जो हल बनेगा वो बेसिक सॉल्यूशन यानी कि आधारी हल बन जाता है। बताओ समझ में आ गई कहानी? लिखिए आप इसमें। अब देखो चलो, लगता है आज पूरे समझा देता हूं। अब मान लो अगर कोई बेसिक वेरिएबल लिया आपने, तो बेसिक वेरिएबल का मान निकाल लिया आपने, नॉन बेसिक है वो तो 0 होंगे। अगर मान लो आपके उस बेसिक वेरिएबल में, अगर बेसिक वेरिएबल में अगर कोई भी एक वेरिएबल है वो 0 आ जाए, तो वो जो आपका आधारी हल है वो क्या बन जाता है, अपभ्रष्ट आधारी हल बन जाता है, यानी डीजनरेसी आ जाती है उसके अंदर। तो डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन बन जाता है। वो कौन सा, डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। कब है कि सर अनाधारी को तो आप 0 रखते ही हो, लेकिन भैया सोल्व करने पे हो सकता है आधारी में से भी कोई 0 आ जाए। तो सर आधारी में से अगर कोई 0 आ जाता है मतलब वहां पे अपभ्रष्टता आ जाती है। क्या आ जाती है, अपभ्रष्टता। उसको बोलते हैं अपभ्रष्ट आधारी हल। बोलो क्या बोलते हैं, अपभ्रष्ट आधारी हल। अगर मान लो आपने जो बेसिक सॉल्यूशन निकाले, बेसिक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और उसमें सारे नॉन 0 आ गए, उसे बोलते हैं अनअपभ्रष्ट आधारी हल। क्या बोलते हैं बोलो, अनअपभ्रष्ट आधारी हल, नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। बोलो, नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? बस तो। और सारे एक्स जो आपने निकाले अगर वो नॉन नेगेटिव आ जाएं, मतलब या तो 0 या पॉजिटिव रहे, तो सर वो सुसंगत हल बन जाता है साथ में। तो उसको क्या बोल देंगे, सुसंगत बेसिक सॉल्यूशन, मतलब सुसंगत आधारी हल, यानी फिजिबल बेसिक सॉल्यूशन। तो सर इसका मतलब अब ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब अपना काम ये बचता है कि इनके मान कैसे निकाले जाते हैं। बस बताओ, एक क्वेश्चन तैयार हो गया। बस।
अब इसको छापा जाए, अब इसको छापा जाए, लिखें। तो कहां तक लिख लिया? हाँ, चरों को शून्य के बराबर, चरों को शून्य के बराबर रखकर, बराबर रखकर, बराबर रखकर शेष m चरों, शेष m चरों तथा m समीकरणों, बराबर रखकर शेष m चरों, m चरों तथा m समीकरणों से लिखें, m चरों तथा m समीकरणों से, m समीकरणों से क्या m लिखा ना, फिर क्या सीख रहे हो? मैंने क्या कहा, n माइनस एम को आप शून्य रख दिया तो पीछे कितने बचेंगे? हाँ, n माइनस एम को जीरो रखेंगे तो कौन, अभी तो समझाया था मैंने, 3 माइनस 2 यानी 1 को जीरो रखोगे तो पीछे कितने बचेंगे? 2। अरे पीछे 2 ही बचेंगे, 2 ही तो समीकरण। फिर क्या सीखा? अभी तो मैंने बताया था एग्जाम्पल, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर, मैंने कहा आपसे 2, और यहाँ मैंने लिखा 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 और बराबर मान लो 1 है। अब इसमें आप ये बताओ कि वेरिएबल कितने हैं? 3 है, तो 3 वेरिएबल हो गए, और यहाँ समीकरण कितनी है? 2, तो 3 माइनस 2 यानी 1 ही तो आया। इसका एक वेरिएबल को शून्य के बराबर रखोगे तो वो तो क्या हो जाएगा? अनाधारी चर हो जाएगा। लेकिन बचे हुए कितने बचेंगे अब पीछे? 2 वेरिएबल, और समीकरण कितनी है? तो 2, तो इसका मतलब m चर ही तो बचेंगे उसमें। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि शून्य के बराबर रखकर m चरों के मान निकालते हैं या फाइंड आउट करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज बताओ क्या लिखा आपने? हाँ, तो इसमें लिखो m चरों तथा m समीकरणों को हल करके आधारी हल प्राप्त करते हैं, हल करके आधारी हल प्राप्त करते हैं। m समीकरणों को हल करके या हल करने पर आधारी हल प्राप्त होता है, ऐसे लिख लो, हल करने पर आधारी हल प्राप्त होता है। लेकिन इसमें साथ में एक कंडीशन लिख लेना, बशर्ते सारणी का मान अशून्य हो। अब ये क्यों, क्या मतलब है, ये मैं बताऊंगा आगे जब एग्जाम्पल दूंगा। आप ये लिख लो यहाँ पे, ये दोबारा सुनो, यदि किसी समीकरण निकाय में n चर तथा m समीकरणें हैं तो n माइनस m चरों को शून्य के बराबर रखकर शेष m चरों तथा m समीकरणों को हल करने पर आधारी हल प्राप्त होता है। ठीक है, बशर्ते सारणी का मान, अब ये क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा, लिखें यहाँ पहले, बशर्ते सारणी का मान अशून्य हो। ये जरूर लिख लेना भाई, काम की बात है। बशर्ते सारणी का मान, सारणी का मान अशून्य हो। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, ये अपन बात करेंगे। अशून्य हो, ये जरूर याद रखें, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे ये बात को, है ना। अगर सारणी का मान शून्य हो जाएगा तो वहां आधारी हल नहीं मिलेगा आपको। आ रही बात समझ में? अब ये सारणी का मान क्या है, क्यों लेते हैं, क्या मतलब है, वो अपन आगे बात करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसी में मैंने 2 चीजें और बताई थी आपको, क्या? आधारी चर और एक अनाधारी चर, उनकी भी लिख लेते हैं डेफिनेशन साथ में। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लो आधारी चर और अनाधारी चर। तो पहले लिखें अनाधारी चर यानी नॉन बेसिक वेरिएबल, अनाधारी
अनाधारी चर, नॉन बेसिक वेरिएबल। अनाधारी चर यानी नॉन बेसिक वेरिएबल, अनाधारी चर यानी नॉन बेसिक वेरिएबल। तो लिखें इसमें, जिन चरों का मान शून्य रखा जाता है, जिन चरों का मान, जिन चरों का मान, जिन चरों का मान शून्य रखा जाता है, शून्य रखा जाता है, जिन चरों का मान शून्य रखा जाता है उन्हें अनाधारी चर कहते हैं, उन्हें अनाधारी चर कहते हैं, उन्हें अनाधारी चर कहते हैं, उन्हें अनाधारी चर कहते हैं। आगे बात समझ में, अनाधारी चर कहते हैं, उन्हें अनाधारी चर कहते हैं। और जिनका मान फाइंड आउट किया जाता है उनको क्या कहते हैं, आधारी चर कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे इसमें, आधारी चर यानी बेसिक वेरिएबल, आधारी चर। नेक्स्ट हेडिंग डालें, आधारी चर यानी बेसिक वेरिएबल। तो लिख लें, जिन चरों को हल किया जाता है, जिन चरों को हल किया जाता है उन्हें आधारी चर कहते हैं, जिन चरों को हल किया जाता है उन्हें आधारी चर कहते हैं, यानी बेसिक वेरिएबल कहते हैं, आधारी चर कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बेसिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझ में आ गई क्या बात है? सर बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका है, n माइनस एम चरों को आप 0 के बराबर रख दो, तो वो तो हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, आधारी या अनाधारी, अनाधारी चर हो जाएंगे। और सर बचे हुए चरों का जिनका m चर बचते हैं उनका मान निकालोगे तो सर ये बन जाता है अपना आधारी हल, और वो चर बन जाते हैं आधारी चर। बात समझ में आ गई? ये चीजें। अब मैंने आपके दो वर्ड और बोले थे, अपभ्रष्ट और अनअपभ्रष्ट। क्या नाम बोला था? अपभ्रष्ट और अनअपभ्रष्ट हल। तो वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि सुसंगत हल तो अपने लिख लिया था तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दो डेफिनेशन और ऐड कर लो इसमें, लिखे इसमें नेक्स्ट हेडिंग। तो ये समझ में आ गया क्या भाई सबको? ये बात समझ में आ गई? आधारी हल क्या होता है? हाँ, फिर वो सुसंगत आधारी हल बन जाएगा। तो उसमें क्या कहेंगे, वैसे लिखना चाहो लिख लो, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, सुसंगत आधारी हल। सुसंगत आधारी हल क्या होगा बताओ इसमें? बताओ क्या बनेगी डेफिनेशन? वे आधारी हल जो ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट करें, वे आधारी हल जो ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट करें वो क्या बन जाएंगे, सुसंगत आधारी हल। भाई सुसंगत में कंडीशन क्या आती है? भाई भाई जो जितने भी आप एक्सआई निकालोगे बाकी तो देखो जीरो हो जाएंगे, तो उनकी तो हमें समस्या ही नहीं है। लेकिन सर जो आप फाइंड आउट करते हैं, जिनका मान निकालते हैं, उनका मान नेगेटिव में भी तो आ सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव में आ जाएगा तो वो सुसंगत नहीं बनेगा फिर। तो इसका मतलब अगर वो सारे के सारे या तो जीरो या पॉजिटिव आ जाते हैं तो उस केस में सर वो क्या बन जाता है, उस केस में सुसंगत हल क्षेत्र बन जाता है, सॉरी सुसंगत हल बन जाता है। तो सुसंगत आधारी हल बन जाएगा। तो आप लिख लो, वे आधारी हल, वे आधारी हल जो ऋणेतर प्रतिबंध को, वे आधारी हल जो ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं सुसंगत आधारी हल कहलाते हैं। वे आधारी हल जो ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं, वे आधारी हल जो ऋणेतर प्रतिबंध को, ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट करते हो, वे आधारी हल जो
ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट करते हो सुसंगत आधारी हल कहलाते हैं। सुसंगत आधारी हल कहलाते हैं। लिख लो, सुसंगत आधारी हल कहलाते हैं। सुसंगत आधारी हल कहलाते हैं। लेकिन वे आधारी हल जो, तो इसका मतलब सर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा बनेगा? हाँ, मतलब वो जो एक्स आई आएंगे ना, जो एक्स एम जो आपके आएंगे, x1 x2 xm, वो सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। तो बाकी तो जीरो होंगे वैसे ही, क्योंकि उनको तो आप जीरो के बराबर रखोगे ही। लेकिन जो आप फाइंड आउट करोगे वो भी क्या आने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आने चाहिए। मतलब वो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करें। अगर ऐसा कोई भी बेसिक सॉल्यूशन है जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करता है, वो क्या बन जाएगा आपका? यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन जाएगा। आगे बात समझ में? लिख सकते हैं आप, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन जाता है। तो नेक्स्ट लिखें आप इसमें अपभ्रष्ट। अपभ्रष्ट या सॉरी अपभ्रष्ट आधारी हल लिखें। अपभ्रष्ट आधारी हल। अपभ्रष्ट आधारी हल। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें इसमें, अपभ्रष्ट आधारी हल। अपभ्रष्ट आधारी हल इसको बोलते हैं, यानी कि डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। ये आ जाएगा डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। तो बताओ कौन सा बनेगा? कौन सा आधारी हल में अपभ्रष्टता आएगी? जिसमें कोई कम से कम एक आधारी चर क्या हो जाए? शून्य हो जाए। कम से कम एक आधारी चर शून्य हो जाए। और अगर सारे आधारी चर अगर पॉजिटिव रहे, ग्रेटर देन जीरो रहे, उस केस में अनअपभ्रष्ट हो जाता है। बस, ठीक है। तो लिखो, वह आधारी हल अपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है। 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 अपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है जिसमें कम से कम एक आधारी चर शून्य हो। जिसमें जिसमें कम से कम जिसमें कम से कम एक आधारी चर शून्य हो। जिसमें कम से कम एक आधारी चर शून्य हो। बताओ समझ में आ गई क्या बात? कम से कम एक आधारी चर क्या आ जाए? शून्य आ जाए। क्योंकि n आधारी तो शून्य ही होते हैं, तो उनको तो देखना ही नहीं है। अब आधारी में अगर एक भी शून्य आ गया ना, तो वो क्या हो जाएगा? अपभ्रष्ट आधारी हल हो जाएगा, यानी डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? और जब सारे के सारे आधारी चर अशून्य हो जाए, उस केस में क्या आ जाता है? अनअपभ्रष्ट, यानी नॉन डीजनरेट। क्या आ जाता है? नॉन डीजनरेट आ जाता है। तो आप नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख लें। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी इसमें, अनअपभ्रष्ट आधारी हल। क्या आ जाएगी बताओ? अनअपभ्रष्ट आधारी हल। समझ में आ रहा है ना सबको? लिखें आप इसमें,
तो इसमें आप लिख सकते हैं नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन, नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन, ये लिख लेंगे आप, नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन लिख लें, नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन, अनअपभ्रष्ट आधारियल नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन लिखें आप सब, अनअपभ्रष्ट आधारियल नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, वे आधारी हल या वह आधारी हल अनअपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है जिसमें सभी आधारी चर अशून्य हो, जिसमें सभी आधारी चर अशून्य हो। ठीक है, लिख लो, डेफिनेशन लिख लो इसमें। डेफिनेशन लिखो, वह आधारी हल अनअपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है, वह आधारी हल अनअपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है जिसमें एक भी आधारी चर शून्य ना हो। एक ही बात है, एक ही बात है, ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, यानी वह आधारी हल अनअपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है जिसमें सभी आधारी चर अशून्य हो। या तो ऐसे लिख लो, या फिर इसमें एक भी आधारी चर है वो शून्य ना हो। एक भी बात है वो, तो सभी आधारी चर क्या हो, अशून्य हो, सभी आधारी चर क्या हो, अशून्य हो। ये हो जाता है नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। आई बात समझ में? बताओ। तो 1 मिनट दे रहा हूं, आप सभी डेफिनेशन को एक बार अपने दिमाग में फिट कर लें। अब एक बात बताओ, इसी में देखो, अब मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जो बेसिक भी हो, फिजिबल भी हो, और सर डीजनरेट भी हो, अपभ्रष्ट सुसंगत आधारी हल या सुसंगत अपभ्रष्ट आधारी हल, अपभ्रष्ट सुसंगत आधारी हल मतलब क्या क्या होगा इसमें बताओ सर? आधारी हल भी होना चाहिए, और साथ में ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट करना चाहिए, और कम से कम एक आधारी चर है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। बस, और क्या होगा? तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो इनको कंबाइन करके पूछ रहा है आपसे। अब आपको पूछे कि भाई अनअपभ्रष्ट सुसंगत आधारी हल, तो अनअपभ्रष्ट में मतलब है सर कोई भी आधारी चर है वो शून्य नहीं हो सकता, कोई भी आधारी चर है वो शून्य नहीं हो सकता, और सर ऋणात्मक भी नहीं हो सकता कोई भी चर, क्योंकि ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट करना चाहिए। तो बस इनको कंबाइन करके लिखते जाते हैं, लेकिन वो कोई नई डेफिनेशन नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये सारी डेफिनेशन है, इनमें किसी को किंतु परंतु कुछ भी है तो मेरे से पूछे। अब अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे, और कितने आधारी हल मैक्सिमम हो सकते हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें। अगर एन चर थे, एम समीकरण मान के चल रहे हैं, तो एन सी एम होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये नोट लिख लो, ये एग्जाम में 3 बार आ चुका है, नोट करके लिख लेंगे इसको। तो ये इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर 1-2 रिजल्ट और हैं जो अच्छे लेवल के हैं, पूछे जा सकते हैं कभी, अगर अच्छा पेपर बना तो आप लिखें इसमें अधिकतम आधारी हलों की संख्या, देखिए अधिकतम आधारी हलों की संख्या, अधिकतम आधारी हलों की संख्या ये आधारी हलों की संख्या नहीं है बेटा, इतने मैक्सिमम होंगे, लेकिन हमेशा इतने होंगे जरूरी नहीं है, वो मैं एग्जांपल दूंगा उसमें समझ में आएगा अपने सब। ये मैंने अधिकतम बताए हैं, कितने होंगे, एन सी एम, एन सी एम। ये ऑब्वियस सी बात है, आप आधारी हल कैसे निकालते हो, किन्हीं एम को ही तो सोल्व करते हो एन में से,
बाकियों को तो n माइनस एम को तो 0 रखते हो, तो कितने चूज कर करके आप बना सकते हो, उनमें से कौन सा आधारी हल बनेगा उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर हल आधारी हल नहीं बनेगा। मैंने वहां लिखा था बशर्ते सारणी का मान शून्य हो, याद है क्या? वो इसलिए लिखा था, वो अपन अब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। हाँ वो तो मैंने पहले लिखा दिया ना, वो उसी पे चल रहा है सब। तो देख लो अब समझ में आ गई कहानी सब, पक्का? एक क्वेश्चन तैयार हो गया, जल्दी बोलो, है ना? तो इसमें क्या करना है सर, हमें सबसे पहले आधारी हल की डेफिनेशन पढ़ी, क्या होगी सर? अगर हमारे पास n चर हैं, m समीकरण हैं, तो n माइनस m चरों को हम शून्य के बराबर रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनाधारी चर कहते हैं। और सर जो m चर बच जाते हैं उनको अपन हल करते हैं, और उनको हल करने से हमें आधारी हल मिलता है, तो उन चरों को कहते हैं आधारी चर। समझ आ गई बात है? फिर सर इसमें ये आधारी चर हो गए, अनाधारी चर भी हो गए। फिर अपने पास आता है कि सर यहाँ पे सुसंगत आधारी हल, तो अगर कोई आधारी हल है वो ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट कर जाता है तो वो सुसंगत आधारी हल बन जाएगा। अब सर डीजनरेसी कब आएगी उसमें? जब कम से कम एक आधारी चर शून्य हो जाए, कम से कम एक आधारी चर शून्य हो जाए तो वहां डीजनरेसी आ जाएगी। और नॉन डीजनरेसी कब रहती है? जब सर सभी आधारी चर है वो क्या रहे? अशून्य रहे। नेगेटिव हो सकते हैं उसमें, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। नेगेटिविटी को कौन हटाएगा? सुसंगत। अनअपभ्रष्ट अपभ्रष्ट में नेगेटिव पॉजिटिव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। हाँ शून्य से पड़ेगा, ये ध्यान रखना। उससे ये मत समझ जाना पॉजिटिव भी होंगे, फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं भाई। लेकिन अगर आप सुसंगत साथ में लेंगे, यानी फिजिबिलिटी की बात करेंगे, देन आप कहेंगे कि भी उसमें नेगेटिव नहीं हो सकते। बस ये ध्यान रखना। और अधिकतम आधारी हलों की संख्या सर कितनी हो जाएगी? NCM हो जाएगी। अब क्वेश्चन पे आ जाएं, पक्का? चलो तो लिखो फिर, एग्जाम्पल लिखें। एक एग्जाम्पल मैं सोल्व कराता हूं, देखेंगे सभी साथ साथ में। लिखो एग्जाम्पल, लिखिए x1 प्लस 2x2 x1 प्लस 2x2 प्लस x3 बराबर 4, x3 बराबर 4। सेकेंड लिखिए इसमें 2x1 प्लस x2 2x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 5। तो ये आपकी जेपीएस में दे रखा है, तो वही क्वेश्चन करा देता हूं। अब ये हमारे पास एक समीकरण निकाय दे दिया, पहले समझ लो, लिख लो पहले क्वेश्चन को, फिर मैं समझा देता हूं आपको। अब ये क्या है अपने पास है? एक समीकरण निकाय है। क्या है? समीकरण निकाय है, ठीक है। अब देखो इसमें से सर यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल अगर आ गए तो उनको तो आप ग्राफिकल से तो वैसे ही सोल्व नहीं कर सकते। इनको आप ग्राफिकल से थोड़ी सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन सर अगर 2 वेरिएबल होते तो अपन ग्राफिकल से भी सोल्व कर सकते थे। अब सर ग्राफिकल से सुसंगत हल तो अपन बता देते, लेकिन सर वहां पे आधारी हल भी बता देते। लेकिन सर हमें अपभ्रष्ट और अनअपभ्रष्ट कैसे पता चलता? क्योंकि ग्राफिकल से तो अपन ग्राफ बनाते, सोल्व थोड़ी करते। तो ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि भाई ग्राफिकल से आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं कि इनमें से अपभ्रष्ट कितने होंगे, अनअपभ्रष्ट कितने होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन उसको पूछना चाहिए, लेकिन वो पूछता नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। जैसे गेट में, जेम में पूछा, सॉरी गेट में पूछा जाता है, नेट में पूछा जा सकता है, वहां पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो अब पहले अपन को सर एक समीकरण निकाय दिया है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? इसके आधारी आपको पूछा जा सकता है निम्न में से इसका आधारी हल है, 4 ऑप्शन। क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन क्या आ सकता है? निम्न में से कौन सा हल आधारी हल है, 4 ऑप्शन बना देगा। या निम्न में से कौन सा हल अपभ्रष्ट आधारी हल है, कौन सा अनअपभ्रष्ट आधारी हल है, कौन सा सुसंगत आधारी हल है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो अपन क्या करेंगे, इसमें सारे निकालेंगे, कितने तो आधारी हल होंगे, कितने सुसंगत आधारी हल होंगे, कितने अपभ्रष्ट आधारी हल होंगे, कितने अनअपभ्रष्ट आधारी हल होंगे, कितने सुसंगत अपभ्रष्ट आधारी हल होंगे,
कितने सुसंगत अनअपभ्रष्ट आधारी हल होंगे? कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन। अरे जितनी डेफिनेशन लिखी उतने क्वेश्चन है, जितनी डेफिनेशन लिखी उतने ही क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन में लिखा देता हूं यहां से क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहले पूछेगा अधिकतम आधारी हलों की संख्या, ये भी पूछ सकता है। तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं इसी के अंदर। सर आपसे पूछा जा सकता है अधिकतम आधारी हलों की संख्या। दूसरा पूछा जा सकता है आधारी हलों की संख्या। दोनों में फर्क है। हाँ, नहीं अधिकतम आधारी हल अपन यहां लिख देते हैं, आधारी हल ये लिख लेते हैं। संख्या तो वो यही पूछेगा आपसे जब भी पूछेगा। सॉरी आधारी हल पूछ सकता है कौन सा है, क्या पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा हल आधारी हल है, या पूछ सकता है अपभ्रष्ट आधारी हल। एक क्वेश्चन में लिखा दूंगा, बाकी में लिखने की जरूरत नहीं है। या पूछ सकता है अनअपभ्रष्ट या पूछा जा सकता है सुसंगत या अपभ्रष्ट सुसंगत आधारी हल। सुसंगत अपभ्रष्ट आधारी हल और सुसंगत अनअपभ्रष्ट आधारी हल। नेक्स्ट क्या होगा, सुसंगत अनअपभ्रष्ट आधारी हल। ठीक है, और हाँ वो भी लिख सकते हो। बिल्कुल वो भी लिखवा देते हैं। ये लिख लिया क्या? तो इसमें लिख सकते हो आप सुसंगत अनअपभ्रष्ट आधारी हल। ठीक है, और नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, सुसंगत आधारी हल। ये लो, तो ये तो मैंने क्वेश्चन लिखवाए कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। अब अपन सोल्व करेंगे उसको। ठीक है, एक करा देता हूं। इंग्लिश में लिखना चाहो तो सीधा सीधा सर इसमें नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन आ जाएगा, और यहाँ पे अपभ्रष्ट मतलब डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन और नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे आ जाएगा डीजनरेट यानी सॉरी डीजनरेट फिजिबल बेसिक सॉल्यूशन या फिजिबल डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, फिजिबल नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन, और यहाँ से फिजिबल बेसिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ये पूछे जा सकते। अब अपना क्वेश्चन जो था वो ये रहा। तो सर या तो ये तो अपन बता सकते हैं कितना आएगा, तो मैक्सिमम एन सी एम, एन कितने सर, कितने इसमें 3, और समीकरण कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा सर 3 ही है ना सर, 3 ही है, तो 3C2। और 3C2 का मान कितना होता है बताओ, 3 फैक्टोरियल अपॉन, यह आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। याद है ना, एनसीआर सोल्व करना आता है क्या सबको, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो कितना आ रहा है ये आ जाएगा 2 यानी 3 आ जाएगा सर। इसमें इसका मतलब है कि सर इसमें अधिकतम आधारी हलों की संख्या 3 हो सकती है, तो 3 से ज्यादा तो अपने निकालनी नहीं है वैसे ही, तो 3 निकालने इसमें। आगे बात समझ में।
अधिकतम आधारी हलों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 3 हो जाएगी। अधिकतम आधारी हलों की संख्या 3 हो जाएगी। तो अब चलो इसमें आधारी हल निकालते हैं। 3 कौन से आएंगे उन पे अपन चर्चा करते हैं। अब निकालने का मेथड बता दिया मैंने, कैसे निकालेंगे बताओ। उस पे आते हैं। ये लो, ये समझ में आ गया सबको। अब क्वेश्चन क्या है अपने पास, बोलो। इधर लिखा था, वो कहाँ गायब हो गया? अच्छा चलो, क्वेश्चन लिखवाओ क्या है। नहीं, क्वेश्चन इक्वेशन बोलो। x1 प्लस दूसरा बराबर 1 5। ठीक है, तो पहले तो आधारी चर कितने होंगे? आधारी चर और अनाधारी चर। आधारी चर 2 हो जाएंगे और अनाधारी चर कितने होंगे? 1 हो जाएगा। तो ये तो देखना पड़ेगा ना आपको। तो अनाधारी चर कितने होंगे इसमें? 1 हो जाएगा, मतलब एक चर को तो शून्य रखना ही है। अब अपने पास कितने केस बनेंगे वो देखते हैं। केस फर्स्ट, एक मैं डिटेल से बता देता हूं कैसे कैसे करना है। अब एक चर को शून्य रखना है तो सबसे पहले आप किसी को भी रख सकते हो। अगर मान लो मैंने x3 को 0 रख दिया, तो ये तो कौन सा वेरिएबल हो गया अगर आपने इसको 0 रख दिया? अब सर ये बन गया अपना नॉन बेसिक वेरिएबल, मतलब अनाधारी चर हो गया। x1 x2 x3 चर है अपने पास, समझ में आ रहा है क्या? 3 चर हैं। अब मैंने आपको बताया था n माइनस एम को 0 रखना है, तो n का मान कितना है यहाँ पे? 3। अरे वेरिएबल 3 है, समीकरण कितनी है? 2। तो 3 माइनस 2 मतलब 1 आएगा। इसका मतलब सर अनाधारी चर 1 होगा आपका। तो बच्चे हुए क्या हो जाएंगे? आधारी। अब अनाधारी चर को आपको शून्य रखना है, लेकिन भाई हमें पता थोड़ी है कौन सा होगा। तो अपन सबसे पहले किसी एक को 0 रख दो, चाहे x1 को 0 रख लो, चाहे पहले x2 को रख लो, चाहे x3 को रख लो। तीनों केस आपको सोल्व करने पड़ेंगे। बिल्कुल, तीनों केस सोल्व करने पड़ेंगे। लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन दे के रखेगा, आपको निकलवाएगा थोड़ी। एग्जाम में आपको ऑप्शन दे के रखेगा, तो ऑप्शन से करेंगे 2 सेकंड लगेंगे। भाई यहाँ तो अपन सोल्व करेंगे ना, अपने पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो ऑप्शन होंगे। वहां से पता चल जाएगा किसको वो अनाधारी ले रहा है। अब वो आधारी जो है उनको आप इनमें रख रख के चेक कर लेना सॉल्यूशन है कि नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। आपने x3 को क्या रखा? 0। मतलब इस केस में आपने इसको क्या लिया है सर? नॉन बेसिक वेरिएबल। क्या लिया है? नॉन बेसिक वेरिएबल। ये इस केस में नॉन बेसिक वेरिएबल है। ये बात समझ में आ गया? और अगर सर ये नॉन बेसिक वेरिएबल है, तो अब इसका मतलब x3 को आप 0 रख दो। तो अब आपके पास निकाय क्या बन जाएगा? x1 प्लस 2x2 और बराबर कितना आ जाएगा? 4। और यहां से आ जाएगा सर 2x1 और प्लस x2 बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब यहां से x1 x2 का मान अपन निकाल सकते हैं। अब मैंने कहा था सारणिक का मान अशून्य होना चाहिए, तो अब यहां से ये सारणिक ये बनाना है आपको इनके, यानी यहाँ 1 है इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 2 है, और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे इसका 1 है, तो इसका सारणिक का मान क्या आएगा? 1 माइनस 4 तो -3। तो सर नॉन जीरो आ रहा है। अगर ये सारणी का मान इस केस में 0 आ जाता तो फिर ये आधारी हल नहीं बनता आपका। जब आपने अनाधारी चर, यानी अनाधारी चर है वो तो शून्य के बराबर रख दिए, तो बचे हुए जो चर है उनको आप सोल्व करोगे ना, तो सोल्व करने से पहले इनका सारणी का मान जरूर देख लेना। ये जो बच्चे हुए इनके कोफिशिएंट देखने अपन को, तो x1 का कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, 1 2, और यहाँ 2 और 1 आ गया, तो सारणी का मान क्या आ रहा है? अशून्य। इसका मतलब ये जो अब हल बनेगा ये आधारी हल बन जाएगा। अगर यहाँ शून्य आ जाता ये, तो फिर आप इसको सोल्व नहीं करते, यहीं छोड़ देते कि ये आधारी हल नहीं है।
इसलिए मैंने बगल में लिखा था वहां, बशर्ते क्या होना चाहिए, सारणी का मान अशून्य होना चाहिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बैठ रहा है दिमाग में? तो अब x1 x2 का मान बता दो जल्दी से। अरे दो इक्वेशन है, अब क्या करेंगे देखो, एक काम करो, इसको 2 से गुणा कर लो और इसमें से इसको माइनस कर दो। क्या आएगा बोलो? पेन चलाने की जरूरत है क्या? इधर ध्यान दो, यहाँ 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा करो, इसमें से माइनस करो तो कैंसिल हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 3, और 4 माइनस 5 माइनस 1, तो 3 आ गया। अरे इधर 3 आ गया और इधर कितना है 3, 1 आ गया। 1 आ गया किसका मान? x2 का। और x2 का अगर 1 आ गया तो x1 का कितना आ गया? 2 2 नहीं, x1 का x2 का कितना आया था? 1, तो 1 रख दो तो x1 का 2 आ जाएगा, तो 2,1,0। अब हल क्या बना? 2,1 अरे x1 का मान है वो 2 आएगा और x2 का मान है वो 1 आएगा। ये तो निकाल सकते हो ना, अब इनमें कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी से निकल जाएगा। तो बताओ मान क्या आएगा? अब ये 2,1,0। अब ये आपका क्या बन गया? आधारी हल। क्या बन गया? आधारी हल। अरे ये सुसंगत आधारी हल भी तो है, अनअपभ्रष्ट भी है, बस। आधारी हल है, सुसंगत है और अब अनअपभ्रष्ट है। अनअपभ्रष्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सर जो आपके आधारी चर हैं उनका मान क्या आ रहा है? अशून्य आ रहा है। कौन सा बड़ा काम? समझ में आ गई बात? लिख लो तो बेटा, इतने बैठे क्यों? तो यहां से एक क्वेश्चन आता है और ऑप्शन से ही हो जाता है वो क्वेश्चन। अगर आपको पूछ लिया तो ऑप्शन में रख के देख लो ना, बात ही खत्म हो गई। तो पहले निकालें। अब आप क्या लेंगे सेकंड केस? सर अब x2 को 0 रख दो, x1 को 0 रख दो और निकालो जल्दी से। जल्दी करें जल्दी। इसलिए कह रहा हूं सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। हाँ बिल्कुल। ये सेकंड करो। ये लिख लिया क्या सबने? जल्दी लिखो। उसमें x2 को 0 रख दो और एक में x1 को 0 रख दो, तो टोटल 3 आएंगे। अब देखो तीनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन आधारी चर तो आप, मैं एक मेथड और बताऊंगा जिसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप कितने होंगे, ये बता सकते हो कितने होंगे एग्जैक्टली। ये निकल लिख लिया ना आपने। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, केस। केस सेकंड लिख लो इसमें। केस सेकंड हो जाएगा अपने पास, सर x2 को 0 रख रहा हूं, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे? नॉन बेसिक वेरिएबल। क्या होगा ये? नॉन बेसिक वेरिएबल, अनाधारी चर हो जाएगा, अनाधारी चर हो जाएगा। ठीक है, तो अब x2 को 0 रखा है, तो अब अपने पास क्या बनेगा बोलो? समीकरण बोलो क्या बचेगी? अरे उसमें x2 को 0 रख के बताओ क्या बच रहा है? इधर बचेगा x1 और इधर 2x1, तो यहाँ हो जाएगा x1 और इधर 2x1 प्लस x3 है क्या? और इस इधर यहाँ क्या है? 2 है और यहाँ पे 5 है ना? 4, ऊपर 4 है क्या? ये लो। तो अब तो देख लो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, क्या बच रहा है? x1 बराबर 1, और x1 अगर 1 आ जाएगा तो यहाँ से x3 क्या आ जाएगा? 3।
सेम कहाँ रहा है बेटा? तो ये आ जाएगा 1 0 3। ये भी क्या हो गया? अनअपभ्रष्ट सुसंगत भी है, आधारी हल। आधारी हल भी है, कैसे पता? पहले सारणी को चेक किया करो, आदत डालो इसको, है ना? क्या रहा है? माइनस से मतलब नहीं है, नॉन जीरो आना चाहिए। हाँ तो बस, -1 है ना, नॉन जीरो। तो क्या बन गया ये बताओ? अनअपभ्रष्ट सुसंगत आधारी हल। अनअपभ्रष्ट सुसंगत आधारी हल, दोनों यही आ रहे हैं, देख लो। वो भी यही आया था, अनअपभ्रष्ट सुसंगत आधारी हल। ये लिख लो इसमें, अनअपभ्रष्ट अनअपभ्रष्ट सुसंगत आधारी हल। ठीक है ना? तीसरा और निकाल लो जल्दी से। तीसरा और लिखे। तीसरे में केस थर्ड में लिख लो, x1 बराबर 0 हो जाएगा। x1 बराबर 0 हो जाएगा। देखो जल्दी जल्दी लिखो। है, हाँ, x1 बराबर 0 लिखो, जल्दी से फाइंड आउट कर लो। सुसंगत है ना, बिल्कुल है। अनअपभ्रष्ट भी है और अनअपभ्रष्ट सुसंगत भी है, सब जगह काउंट होगा। अपभ्रष्ट में नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, तो केस थर्ड लिखें इसमें, क्या होगा बोलो? x1 बराबर 0, तो ये क्या है अपना? नॉन बेसिक वेरिएबल। नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल। तो यहां से क्या बनेगा जल्दी बोलो? x1 को 0 रख दोगे तो समीकरण क्या बनेगी? अगर x1 को 0 रख देंगे तो यहां से 2x2 प्लस x3, तो 2x2 प्लस x3 बराबर कितना आएगा? 4। और दूसरा क्या बचेगा बोलो? x2 प्लस x3 बराबर 5। तो सारणी का मान देखो इसमें कितना आ रहा है, तो यहाँ से 2 1 और 1 और 1 ये आ जाएगा। तो ये 2 माइनस 1 यानी कितना बनेगा? 1। तो सर नॉन जीरो। x1 अब यहाँ से देखो, इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा? सर x2 है वो -1 हो जाएगा, और अगर x2 -1 हो जाएगा तो यहाँ से x3 कितना आएगा? 6 आ जाएगा क्या? ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा बोलो? ये क्या बना सर? ये 0 -1 और 6। अब ये आधारी है लेकिन ये सुसंगत नहीं है, लेकिन साथ में अनअपभ्रष्ट है। अनअपभ्रष्ट है लेकिन अब ये सुसंगत नहीं है। सुसंगत क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया सर, यहाँ आई ना बात? तो अनअपभ्रष्ट आधारी हल हो जाएगा, ये सुसंगत नहीं होगा। अनअपभ्रष्ट अनअपभ्रष्ट आधारी हल, ये लिख लेंगे आप। अनअपभ्रष्ट आधारी हल। ठीक है, करो जल्दी से।
अब वो जो क्वेश्चन थे देख लो, कौन कितने कितने बन रहे हैं, काउंट कर लो। देखो उसमें आ जाओ, यही तो था अपना क्वेश्चन, यही तो था। आधारियल 3 है और अपभ्रष्ट कितने हैं? एक भी नहीं है। अपभ्रष्ट तो एक भी नहीं है। और अनपभ्रष्ट कितने हैं? तीनों। क्यों? अनपभ्रष्ट तो तीनों ही है। सुसंगत तो आगे है ना। सुसंगत अपभ्रष्ट एक भी नहीं है। अरे सुसंगत अपभ्रष्ट तो एक भी नहीं है, लेकिन सुसंगत अनपभ्रष्ट कितने हैं? सुसंगत अनपभ्रष्ट कितने हैं? 2 हैं क्या? सुसंगत भी कितने हैं? 2 है। 2 ही तो है, सही तो है। तो लास्ट वाला उसमें नहीं आएगा ना। अब बताओ, ये सारे के आंसर आ गए। अब ये तो है सोल्व करके। मेरा क्वेश्चन आपका कल के लिए है। कल के लिए मेरा क्वेश्चन ये है, सुनो इधर, सारे ध्यान दो क्वेश्चन पे। क्या बिना सोल्व किए भी आप बता सकते हो कि कितने तो आधारिये लाएंगे, कितने अपभ्रष्ट होंगे, कितने अनपभ्रष्ट होंगे? संख्या। भाई कौन से होंगे वो तो फिर सोल्व करना ही पड़ता है, लेकिन वो तो ऑप्शन में देगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इसकी कैलकुलेशन कुछ ज्यादा नहीं है बेटा। भाई अगर आपसे हल पूछ रहा है तो ऑप्शन में लिखा होगा ना, तो उसको रख के देख लेंगे। भाई जिसमें जो जीरो होंगे, भाई आपको क्वेश्चन लिखा होगा उसमें पता चल जाएगा कि कितने तो इसमें अनाधारी चर हैं और कितने आधारी चर हैं। तो जो अनाधारी होंगे उनको तो जीरो रखोगे ही, तो अनाधारी है वो तो जीरो रहेंगे, वो ऑप्शन में भी तो रहेंगे वो। तो बचा हुआ हल है कि नहीं है उसको रखने के लिए जो इक्वेशन है उनको सेटिस्फाई करवा लेना। सोल्व करने की जरूरत थोड़ी है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। बात समझ में आ रही क्या? तो वो तो क्वेश्चन ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं नंबर ऑफ पूछ ले आपसे, हल कितने होंगे, मान लो अनपभ्रष्ट कितने होंगे, अपभ्रष्ट कितने होंगे और आधारी हल कितने होंगे, क्या डायरेक्ट बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। क्यों? बता सकते हैं बेटा, वही तो क्वेश्चन है। वही तो सोच के आना है तुम्हें। हाँ, कि डायरेक्ट कैसे बताओगे बिना सोल्व किए। इसीलिए तो कल संडे रखा है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? कौन सा वाला है बेटा? आप तो लिख लो ऐसे, क्या मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रखते हो। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोल्व करो। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या मेरा, जो मैंने पूछा है कल के लिए? हाँ, सुसंगत तो नहीं बता पाओगे यहां से, लेकिन अपभ्रष्ट अनपभ्रष्ट। हाँ, यहाँ 3-3 होंगे, लेकिन हमेशा बराबर होने जरूरी नहीं है। वो अधिकतम है, लेकिन वहां जहां मान लो सारणी का मान 0 आ जाएगा तो वो आधारियल नहीं होगा ना फिर, लेकिन अधिकतम में तो काउंट होगा। अधिकतम मतलब मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन हमेशा उतने ही होंगे जरूरी नहीं है ना। अब इसमें हो गए तो इसका लिए थोड़ी हमेशा हो जाएंगे, 2 हो जाते ना फिर, लेकिन अधिकतम में तो 3 ही आता। हाँ, ये लिख ले। समझ में आ गई ना बात? अधिकतम इतने होंगे लेकिन सारे बन जाएंगे जरूरी नहीं है ना। मान लो एक का भी सारणी का मान 0 आ जाता तो वो आधारी हल नहीं होता फिर आपका, तो वहां 2 ही हो जाते फिर। हाँ, सुसंगत नहीं है ना, तो इतने कंफ्यूजन में क्यों बैठा है? समझ में आया कि नहीं ढंग से? बस तो आसानी है। तो वही तो पूछा है मैंने बेटे। तुम क्या सोच के आओगे जब मैं ही बता दूंगा तो? दिमाग लगाना तो दिमाग दिया है भगवान ने खूब सारा, उसको काम में लेना।
वरना मेरे को बताना है, तभी तो मैंने आपसे पूछा है। हाँ, नंबर ऑफ काउंट कर सकते हो, कौन से होंगे वो तो फिर ऑप्शन से कर लेना, इसलिए क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। वैसे सीट में है क्वेश्चन, जब मैं कराऊंगा तो आइडिया लग जाएगा आपको, क्योंकि अब तो अपने पास ऑप्शन नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन आप खुद करो, प्रैक्टिस कर लेना। चलो मैं लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख लो। समझ में आ गई क्या मेरी बात? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? अरे क्वेश्चन क्या पूछा है, समझ में आ गई क्या? क्या पूछा है? हाँ, कि आधारी हल एग्जैक्टली कितने बनेंगे और अपभ्रष्ट कितने होंगे, उनमें से अनअपभ्रष्ट कितने होंगे। देखते हैं कौन कौन सोच के आता है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, आप सॉल्व कर लेना इसको। तो x1 + 2x2 + x3, और वही जो 7 क्वेश्चन है वो सातों के सातों इसमें लिखने हैं आपको, है ना। और 2x1 + x2 + 3x3 = 6। और फिर कल मैं ये भी बता दूंगा कि अगर आप मान लो 2 वेरिएबल में दे रखा है क्वेश्चन, और वहां आपको पूछा जाए अपभ्रष्ट अनअपभ्रष्ट, तो फिर आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप ग्राफिकल से भी डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन ग्राफ से फिर आपको थोड़ी पता है अपभ्रष्ट कैसे देखते हैं, वो भी तो पता होना चाहिए ना, कि अपभ्रष्ट उनमें से कौन सा होगा, अनअपभ्रष्ट कौन सा होगा, ये भी पूछा जाता है। वैसे अगर आप लोगों को मैंने बताया था, मेरे एलपीपी के वीडियो डले हुए हैं, देखे थे क्या? उसमें सब बता रखा है मैंने। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो पूछ रहा हूँ आपसे, उसमें सब बता रखा है। क्योंकि भाई यहाँ तो मतलब आरपीएससी तो बहुत आसान सी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन नेट गेट में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहाँ बहुत डिटेल से पूछे जाते हैं। चलो अभी आपके मतलब फुर्सत है, एग्जाम नहीं है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा कर लोगे तो क्या जा रहा है, पूछ क्वेश्चन ही तो दिमाग में घुस रहा है कम से कम, लेकिन इतना लेवल का आएगा नहीं आपके। लेकिन ये तो पूछा जा सकता है ना कि, और उसमें टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है कि बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड, दूसरा ही वीडियो है शायद, देख लेना। उनको साथ साथ में देखना, ये पढ़ते जाओ उनको देखते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि वही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, वहाँ इंग्लिश में पढ़ा रखा है, अब आपको हिंदी में लिखवा रहा हूँ। क्योंकि उससे ज्यादा एलपीपी ना तो आरपीएससी कभी पूछ सकती ना कोई बात, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो आज ये कर लेना आप लोग, और मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो मेरे को आप मंडे को बताएंगे। तो हाँ, कल की छुट्टी। तो इसमें ये ध्यान रखना, एक तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, ये तो सोल्व कर लोगे ना। इसमें वो जो पिछले क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन थे ना, वो 7 के साथ यहाँ लिख लेना, और आप मेरे को दिक्कत नहीं, इसमें फाइंड आउट करके लाओगे। इसमें भी 3 ही केस बनेंगे, इसमें भी 3 ही केस बनेंगे, और वही 3 अधिकतम 3 आधारी हल होंगे। अब वो बाकी कितने होंगे वो आप देख लेना, और कितने अपभ्रष्ट कितने अनअपभ्रष्ट वो सारे फाइंड आउट करने हैं आपको। इसमें आ सकते हैं, लेकिन इतने कैलकुलेशन आएगी नहीं एग्जाम में। आने को आ जाए, लेकिन वो सॉल्व भी तो करना पड़ेगा फिर पहले बात तो 3x3 का सारणी का मान भी निकालना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो क्वेश्चन एग्जाम बुक में दे रखे हैं उसमें सब में 2 ही है, तो 3 निकालने का मतलब फिर तो वो आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है, लॉजिक तो कुछ रहा नहीं। तो कैलकुलेशन मेरे हिसाब से आपकी कम आएगी, ज्यादा क्यों आएगी? अभी तक तो 3 में नहीं आया है, अब तुम्हारी किस्मत खराब हो तो बात अलग है। और 3 में आएगा तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी, फिर ऑप्शन से हो जाएगा। आई बात समझ में? करके आओगे क्वेश्चन, तो कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन सिंप्लेक्स मेथड। क्या पढ़ेंगे? सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, और थोड़ा ये भी सोच के आना कि ग्राफिकल मेथड से अपन डायरेक्ट अप भ्रष्ट और अनअपभ्रष्ट कैसे बता सकते हैं।
और सोचो तो वो जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको, 2 मैंने ग्राफिक के लास्ट में क्वेश्चन करवाए ना, उनको सोच के मैं आपको करवाऊंगा इसमें। ठीक है, हो जाएगा सब। चलो, किसी को डाउट है तो पूछे भाई। है डाउट कोई? मतलब ये तो गलत बात है यार। है